अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। अभी फ्लूइड म्यूजिक मॉडल क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, एक कवर चढ़ा हुआ है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी एनिमल सेल का आउटरमोस्ट लेयर उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी तरह प्लांट के अंदर अगर देखा जाए, प्लांट के ऊपर सबसे पहले सेल वॉल है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हुए इसके बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस है। इसने सेल को एक शेप दिया हुआ है और वहाँ पे सेल के पास चीज़ों को पास भी कर सकते हैं और चीज़ों को बाहर भी खारिज कर सकते हैं। और इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कर रखा है, महफूज कर रखा है। यानी जिस तरह माहौल इंटरनली सेल के लिए चाहिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने प्रोवाइड किया हुआ है। लाजमी बात है मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ माहौल में काम करते हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिल्स काम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए मखसूस टेम्परेचर मखसूस मिकदार में चीज़ें चाहिए होते हैं। तो ये जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे वहाँ पे चाहे, जैसे माहौल वहाँ पे चाहे उसी तरह वो प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल एक लेयर है। इसके बारे में 1872 में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल पेश कर दी। उनका नाम है सिंगर एंड निकलसन। इन दो साइंसदानों ने 1972 में इसके बारे में एक मॉडल पेश किया, यानी ख्याली एक तस्वीर पेश कर दी कि इस तरह का बना हुआ एक चीज़ है। लाजमी बात है उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम की। जब उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बना हुआ था ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ था, यानी फास्फेट्स में मौजूद थे, लिपिड मौजूद थे और इन फास्फेट और लिपिड ने दो लेयर बने हुए थे, इसीलिए हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। आप देखिए एक फास्फेट है, यानी फास्फेट है और लिपिड्स है। फास्फेट और लिपिड उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, इस तरह ये मिल के एक लेयर बनाया हुआ है। इसी तरह नीचे की तरफ से भी फास्फोलिपिड का एक और लेयर है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये नहीं कि सिर्फ फास्फोलिपिड का बना हुआ है, इनमें से 60% प्रोटीन मौजूद है। फास्फोलिपिड के साथ साथ वहाँ पे 60% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी मौजूद है। प्रोटीन के साथ साथ वहाँ पे 3% 4% तक उसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर एम्बेडेड है, छुपी हुई है। और अगर इसी तरह देखा जाए प्रोटीन भी बहुत से मौजूद है, ये अलग प्रोटीन, ये अलग प्रोटीन, ये अलग, ये सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। मगर इन प्रोटीन में फर्क है, कुछ प्रोटीन आर पार इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि ये है और कुछ प्रोटीन बाहर की साइड से या अंदर की साइड से इस तरह लगे हुए हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ये मुख्तलिफ काम करते हैं। आप लोगों को पता हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, यानी इससे वो चीज़ें पास हो सकते हैं जो लिपिड सॉल्युबल हो, जो भी चीज़ लिपिड सॉल्युबल हो ये बासानी ऐसे पास हो सकते हैं। और जो चीज़ें बड़े मॉलिक्यूल्स हो और इसके ऊपर चार्ज हो वो चीज़ें यहाँ से पास बासानी नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल गेट होना चाहिए, इसके लिए स्पेशल एक विंडो होना चाहिए, दरवाज़ा होना चाहिए, ताकि वहाँ से वो बासानी पास हो सके। जो चीज़ें यानी जो चीज़ें लिपिड के अंदर सॉल्युबल है वो तो बासानी पास होते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। जो चीज़ें पास नहीं हो रहे उनके लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद है, उस प्रोटीन्स ने इसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, एक सहूलियत दी हुई है ताकि वो बासानी सेल के अंदर जा सके और बाहर जा सके। तो सेल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें बाहर निकालने के लिए उसको जरूरत पड़ जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद है। सबसे पहले आप देखिए मेरे पास एक सेल है। अभी ये सेल फास्फोलिपिड बाइलेयर का यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। मैंने इस सेल को इस तरह काट के आपके सामने तस्वीर पेश कर दी। अभी इस सेल आपके सामने पड़ा हुआ इस तरह काटा हुआ है, तो इस सेल का जो ये टुकड़ा है आप समझ लीजिए, ये टुकड़ा मैंने यहाँ पे उठा करके ये वाला आपके सामने रख दिया। जब इसको जूम कर लिया और अंदर से देखा तो ये इस तरह का बना हुआ था।
फास्फोलिपिड आप देखिए कि ये एक लिपिड है, इस तरह हजारों लिपिड मिलते मिलते फास्फोलिपिड मिलते मिलते ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनाया हुआ है। लिपिड का ये खासियत है, इसका जो फास्फेट वाला हेड है ये हाइड्रोफोबिक है, इन पानी लोअर है, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक से मतलब ये पानी को रिपेल करते हैं, इसको पानी पसंद नहीं है। तो यह भी जितनी भी इसकी जो पीठी से वाले पार्ट्स है, इसकी जो टांगे हैं ये अंदर की तरफ से है, और फास्फेट वाला जो हेड है ये बाहर की तरफ है, चाहे लोअर लेयर हो या अपर लेयर हो, दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और यह भी जो मैंने कहा कि वे प्रोटीन्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। आप समझ लीजिए हमारे बॉडी में सेल के पास ऑक्सीजन भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। अभी एक गैस के लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूजन। अभी यहाँ पे डिफ्यूजन बासानी हो सकता है, कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पे हो बासानी पास हो सकता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये बासानी से पास हो सकता है, डिफ्यूजन तो हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे ओस्मोसिस भी की जाती है, यानी पानी को भी पास होने दे देता है। कहाँ से पास? क्या फास्फोलिपिड से पास हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि फास्फोलिपिड का एक खासियत है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोलबल चीजों को पास करते हैं। अभी पानी तो लिपिड सोलबल नहीं है, तो यहाँ से पानी पास नहीं हो सकता है। अभी सेल के लिए पानी चाहिए, सेल के अंदर यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक तरतीब रखा है, या फिर एक प्रोटीन है, इसने एक पाइप बनाया हुआ है। आप समझ लीजिए कि एक प्रोटीन है, इस तरह की एक प्रोटीन मौजूद है जहां से आसानी पानी पास हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत से प्रोटीन्स लगे हुए जहां से पानी पास हो सकते हैं, कोई भी प्रोटीन यहाँ पे हो सकता है, तो ये पानी को पास होने देते हैं। अभी पानी का ये खासियत आपको पता है, पानी अपनी मर्जी के मुताबिक अंदर नहीं जा सकते। वह इसके लिए यानी अगर सेल के अंदर सोल्यूशन ज्यादा हो, सॉल्यूट ज्यादा हो, तो पानी बासानी यहाँ पे डिफ्यूज होके अंदर आ सकता है। जब तक ये आइसोटोनिक सोल्यूशन न बने, और अगर बाहर ज्यादा मिकदार में सॉल्यूट मौजूद हो तो पानी बाहर बासानी जा सकता है। तो जाने के लिए इसके पास एक ही रास्ता है, उस प्रोटीन से गुजरना। बाकी पानी हालात को, कंडीशन को देखते हुए पास हो जाते हैं। अगर अंदर की तरफ से हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो तो पानी अंदर आ जाता है, और अगर बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो तब यानी सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, तो पानी ने सॉल्यूट की तरफ जाना है। अगर सॉल्यूट बाहर ज्यादा हो, यानी बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन हो, एनवायरनमेंट हो, तो पानी फिर से उस वक्त बाहर निकल सकता है। अगर आइसोटोनिक कंडीशन हो, यानी सॉल्यूट यहाँ भी जितनी हो उतनी बाहर हो, तो उस दौरान पानी स्टॉप हो जाएगी, ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। बर्फ पानी का मसला तो हल किया, प्रोटीन के लिए एक चैनल प्रोटीन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेल के अंदर दो तरह की ट्रांसपोर्ट की जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो तरह की ट्रांसपोर्ट की जाती है, चीजों को दो तरीकों से पास करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मिसाल ये है, एक गेट है, अस्पताल का गेट है, कोई बड़े सरकारी इदारे का गेट है, वहाँ पे बहुत हजूम खड़ा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये सब ने इस गेट से पास होना है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, किसी को जाने नहीं देते। कुछ लोग इसको कुछ खर्चा दे देते हैं, यानी कुछ खर्चा करके तब उस गेट से पास हो सकते हैं। जिसने खर्चा नहीं दिया तो पास नहीं हो सकते, लाजमी बात है, उसको रोक लेते सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे कुछ चीजें पास नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक किस्म का प्रोटीन लगा हुआ है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि मुझे एनर्जी दे दे तब मैं को जाने दूंगा। जब इसको एक टीपी मिल जाएगा, एक टीपी से जब वो एनर्जी ले लेगा तब वो चीजों को पास होने दे देता है। आप समझ लीजिए यहाँ पे सेल के अंदर बहुत से हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। ये हाइड्रोजन आयंस एटीपी को इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस तरह हाइड्रोजन आयंस को निकालते इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप्स कहते हैं। आप समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन पंप्स है, यहाँ से प्रोटॉन्स को बाहर निकालते हैं। अब इससे किस स्थिति बढ़ रही है,
सेल ये चाह रहा है कि मैं हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल दूं। हाइड्रोजन आयंस निकालने के लिए सेल ने यहाँ पे एटीपीज को खर्च करके इस एटीपी सिंथेज प्रोटीन ने यानी प्रोटॉन पंप्स ने एटीपी को खर्च करके यहाँ से बहुत से हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल दिया। जैसे ये हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल जाएगा, वहाँ पे सक्रोज भी मौजूद होंगे, ग्लूकोज वाला चीजें मौजूद होंगे जो सेल के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो वो चीजें इसी हाइड्रोजन आयन के साथ यानी इस प्रोटॉन के साथ मिलके एक और प्रोटीन से वापस एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल की जाती है दोबारा, इसको यहाँ पे लाजमी बात है फिर से एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। ये सक्रोज को साथ उठा करके हाइड्रोजन आयंस को भी साथ उठा करके दोबारा एंटर कर देते हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को पंप कर दिया गया, बाहर एटीपीज को खर्च कर दिया गया। इसी तरह यहाँ पे वही हाइड्रोजन आयंस एक सक्रोज के साथ मिल गया, ग्लूकोज कोई भी चीज हो, कोई भी ऑर्गेनिक कोई केमिकल्स हो, उसके साथ मिल जाता है, उसको अंदर होने दे देता है। यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ। और इसी तरह सेल के अंदर पीसीओ ट्रांसपोर्ट भी की जाती है। पीसीओ ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा हो, आसानी हो रहा हो। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोटीन लगा हुआ है। अभी पीसीओ ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के हैं, एक चैनल प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, उनके काम में थोड़ा बहुत फर्क है। काम दोनों कौन कर रहे हैं, प्रोटीन ही कर रहे हैं। अभी कैरियर प्रोटीन्स, यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन्स आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई पाइप नहीं है, कोई सुराख नहीं है, मगर इस तरह मिला हुआ है। आप समझ लीजिए किस तरह प्रोटीन मिला हुआ है। इस प्रोटीन के पास जब यहाँ पे कोई सक्रोज कोई भी चीज आ जाता है, इसको अंदर होने दे देते हैं, यूं कर लेते हैं, यहाँ से बंद होके इसको नीचे छोड़ देते हैं। अगर कोई चीज सेल से बाहर निकल रहा हो तो इसको यहाँ से पकड़ करके बाहर खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक चीज जब वो खुल गया, इसके पास एक चीज आ गया, कोई भी केमिकल्स हो, जब इसके पास आ जाता है तो ये बाहर से खुल करके इसको बाहर दे देते हैं। समझ लीजिए मेरे दो हाथ है, मैं एक दरवाजे में खड़ा हूँ, बाहर से चीजों को उठा करके यूं फेंक लेता हूँ, चीजों को उठा करके इस तरह फेंक लेता हूँ। तो ये कैरियर प्रोटीन है, चीजों को पास होने देते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है। मैंने बता दिया पीसीओ ट्रांसपोर्ट में दो तरह के प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। ये देखिए चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन भी एक किस्म का प्रोटीन है। तो इसके अंदर एक पाइप है, सुराख है, ये अंदर से यूं बना हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो पाइप लाइन है, ये जो सुराख इसके अंदर मौजूद है, ये पानी से भरा हुआ होता है, पानी के जरिए बंद किया गया है। जब भी जरूरत पड़ जाता है, ये खुल जाता है, तो यहाँ से पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, आयंस है, इसको बाहर खर्च कर देते हैं। अगर अंदर जरूरत हो तो अंदर कर लेते हैं। ये खासकर कहाँ पे मौजूद होता है, ये जो हमारे नर्व सेल्स है वहाँ पे मौजूद है। इसको क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन्स। इस तरीके से चीजों को पास करते हैं, यानी चैनल है, एक नली है इसके अंदर, वहाँ से चीजों को पास करते हैं। और इसी तरह ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे कि ये एंजाइम्स पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये एंजाइम्स पड़ा हुआ है। आप समझ लीजिए हमारे जो मेदे की या इंटेस्टाइन्स की जो सेल्स है अंदर की तरफ से, वहाँ पे वो एंजाइम्स खर्च करते हैं, यानी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। यानी तो आप समझ लीजिए कि इसकी जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी एंजाइम्स पड़े हैं, वो एंजाइम पे डाइजेशन काम करते हैं। और कुछ और तरह के प्रोटीन्स भी मौजूद है जिसको रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। रिसेप्टर्स पैगाम ले जाते हैं। जैसा कोई हार्मोन्स कोई भी चीज इसके पास आ जाता है या इसके साथ अटैच हो जाता है, आप समझ लीजिए कोई चीज के पास है, जैसे भी अटैच हो जाएगा तो आप एक करंट दे देते हैं। इसका मिसाल मैं दूंगा, एक घर है, एक आपका दोस्त है, आप दोस्त के पास जाते हो, जब दोस्त के घर जाते हो तो दोस्त के घर में आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते हो। तो सबसे पहले आपने घर के सामने अटेंशन खड़ा होना है, वहां पे गिनती लगी हुई, आपने गिनती को दबा करके, जैसे आप गिनती दबा लोगे तो अंदर वहाँ पे इसको सिग्नल मिल जाएगी। अंदर वहाँ पे गिनती, इसको जब गिनती बच जाएगी तो उसके कानों में एक सिग्नल आ जाएगा कि बंदा
पहुंच चुका है, बंधा चुका है। तो यहाँ पे इसकी प्रोटीन्स, इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये रिसेप्टर प्रोटीन जैसे यहाँ पे अटैच हो जाता है तो यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, सेल को अंदर से सिग्नल दिया जाता है कि इस चीज़ की जरूरत है, ये और जो भी आलात है उस आलात के बारे में इसको आगाह कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी मोबाइल में गिनती आ जाता है, कोई खबर देने के लिए आपके पास गिनती आ जाता है, तो यहाँ भी रिसेप्टर प्रोटीन है, अंदर सेल को सिग्नल दे देते हैं। और इसी तरह इसी फास्फोलिपिड बायोलेयर के साथ या फिर कुछ और प्रोटीन्स लगे हुए, आप देखिए कुछ ग्लूकोज लगे हुए, कार्बोहाइड्रेट लगे हुए, ये किसके साथ टच है? ये लिपिड के साथ टच है, जिसको हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं। और कुछ ग्लूकोज यहाँ पे प्रोटीन के साथ टच है, कहीं भी मैंने ड्रा किया है मेरे ख्याल से, कुछ प्रोटीन के साथ। ये देखिए एक ग्लूकोज समझे, ये प्रोटीन के साथ टच है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये एंटीजन के तौर पे काम करता है। एंटीजन भी वही समझ लें, इसके पास यानी हर चीज के पास अपना एक मार्कर्स होते हैं, हर सेल के पास। जैसे हमारे पास अपना अपना शनाख्त कार्ड है, हर किसी का अपना शनाख्त कार्ड, यानी हर शनाख्त कार्ड की जो जिस शनाख्त कार्ड के अंदर फिर हर किसी की जो नंबर है अलग अलग है। मेरा शनाख्त कार्ड कभी भी आपके शनाख्त कार्ड से बदल नहीं सकता है, यानी मेरे शनाख्त कार्ड मेरे पहचान, आपका शनाख्त कार्ड आपका पहचान। तो इसी तरह हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रोटीन और ग्लूकोज लगे हुए, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। कोई भी चीज के पास हो जाता है, ये अपने पहचान के तौर पे इसको दिखा देते हैं कि ये हूं मैं। लाजमी बात है, सेल के पास हार्मोन आ रहा है तो ये हार्मोन आने के लिए हर सेल सिग्नल दे देते हैं। हार्मोन हर सेल के पास नहीं जाता, एक स्पेशल सेल के पास जाएगा, वो स्पेशल सेल एक पहचान के तौर पे अपना ग्लाइकोप्रोटीन दिखा देते हैं कि ये मैं हूं। आपको जो पैगाम दिया गया वो मेरे लिए दिया गया, आप मेरे पास आ सकते हो। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सी चीजें मौजूद है। अभी इसको कहते हैं इसिलेटेड डिफ्यूजन, या भी चीजें डिफ्यूज हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, या फिर डिफ्यूजन ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये बहुत सारे पास हो सकते हैं। और ये बात और समझ लें, जो प्रोटीन मुकम्मल तौर पर आर पार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजरा हो, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड और ग्लूकोज आपस में टच है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहां तक अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल यानी मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? इसको कोई फंक्शन तो जरूर होगा। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सुटेबल होने दे देता है, वो सुटेबल रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। ये एक लेयर बना के रखे, ये सुटेबल होने दिया। और इसने क्या किया? इसने इसकी परमेबिलिटी को भी कम कर दिया। जितनी इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो, इतनी ही इसकी क्या कम हो जाएगी, इसकी परमेबिलिटी, यानी ऐसी चीजें आसानी में पास नहीं हो सकते। लाजमी बात है कि चीजें पास हो जाएंगी तो इसको जाने भी देते हैं। कौन? कोलेस्ट्रॉल। जहां जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मौजूद हो, वहां पे चीजें आसानी में पास नहीं हो सकती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक माया सा एक चीज समझे, आप समझ लीजिए कि एक तालाब है, पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ तालाब, इसके ऊपर आप नजर रख ले, इसकी जो बिल्कुल ऊपर वाला सतह है, ये पानी इस तरह तैरती है या नहीं? ऐसा इस तरह हरकत भी करते और इस तरह मूवमेंट करते हुए ये तैरते हैं। उस पानी के ऊपर बाज़ औक़ात कोई लकड़ी पड़ा होता है, कोई पत्ता पड़ा होता है, तो वो पत्ता भी इसके ऊपर इस तरह यूं पीर रहा होता है। तो आप समझ लीजिए ये फास्फोलिपिड बैरियर जो बना हुआ है, ये फ्लूइड है, एक माया है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन इस तरह पड़े हुए हैं, जिसे पता किसी पानी के सतह के ऊपर पड़ा हो, इस तरह तीर रहा हो। तो ये जो फास्फोलिपिड है, ये अपना जगह को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है, ये भी पड़ा रहेगा, क्योंकि वो माया सा एक, जैसे मैंने एक पानी का मिसाल दे दिया, ये तीर है, उसमें चीजें डिफ्यूज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, अपने एरिया को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कि फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस की बात आप लोगों ने सुनी होगी। आप समझ लीजिए कि एक सेल है, अमीबा सेल है, कोई भी सेल है, उसके पास जब खुराक आ जाता है तो ये खुराक इसके साथ जैसे इंटर हो जाएगा, इंटर होने से पहले जब इसके साथ टच हो जाएगा तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजमी बात है माया का बना हुआ है, बिल्कुल लिक्विड शक्ल में है, तो ये अंदर दब जाएगा या ऐसे खड्डा बन जाएगा।
खड्डा बन जाएगा, खुराक और इसके नीचे आ जाएगा। जब खुराक इसके नीचे आ जाएगा ऐसे से खड्डा और चला जाएगा, क्योंकि माया है, माया तो बे सकता है, ऐसे तो अंदर की तरफ बे जाएगा, खुराक अंदर चला जाएगा। आखिरकार यहाँ से जैसे भारी जो ना इस तरह चला जाता है, यहाँ से बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे एक थैले के अंदर खुराक स्टोर हो जाएगी। प्लाज्मियम ट्रे का छोटा सा टुकड़ा वो अपने साथ अंदर ले जाता है, या यही पे ये जो प्लाज्मियम ट्रे है या इस पे बस्ट होकर खुराक को बाहर निकाल देते हैं, वही प्लाज्मियम ट्रे दोबारा उसी प्लाज्मियम ट्रे के अंदर वापस आ सकता है, क्योंकि माया है, माया किसी भी टाइम अपने जगह पे दोबारा फिट हो सकता है।